सोचो एक दिन तुम्हारी कंट्री में लोग अमेरिका की एम्बेसी पर हमला कर दे और 66 अमेरिकन सिटीजन को बंदी बना लिया जाए। ये कोई मूवी नहीं, ये ईरान की रियल हिस्ट्री है। तेहरान में कुछ स्टूडेंट्स और मजहबी लोगों ने ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। उन्होंने सिर्फ एम्बेसी पर हमला नहीं किया बल्कि 66 अमेरिकन लोगों को हॉस्टेजेस भी बना लिया। लेकिन सवाल ये है, ईरान के लोगों में इतना गुस्सा आया कहाँ से? Iraq, 1979. इसको समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा। ये बात है साल 1941 का। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान का हुक्मरान बना और तकरीबन 37 साल तक उसने मुल्क पर राज किया। धीरे धीरे ईरान में नाराज़गी बढ़ती गई, सियासी आज़ादी बहुत लिमिटेड थी और जो भी शाह पर तनकीद करता उसे अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता। साथ ही शाह ईरान को तेज़ी से वेस्टर्न स्टाइल में बदल रहा था, जिससे रिलीजियस और ट्रेडिशनल लोग उससे खुश नहीं थे। ऑयल की बेपनाह दौलत के बावजूद बहुत से लोग महसूस करते थे कि तरक्की की फ़ायदे आम आवाम तक बराबर नहीं पहुंच पा रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत से लोगों का ये यकीन था कि शाह अमेरिका की सपोर्ट की वजह से पावर में है। Mr. President, it's the most pleasant opportunity for the Empress and myself to be able, thanks to your very kind invitation. Today the name of America has a magic meaning for the most distant communities of the world. इसीलिए गुस्सा सिर्फ शाह तक नहीं रहा बल्कि अमेरिका तक फैल गया। पर साल 1978 तक ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, हर दिन प्रेशर बढ़ता गया। इस मोमेंट का सबसे बड़ा फेस आयतुल्लाह खुमैनी था, जो उस वक्त फ्रांस में था, लेकिन उसके मैसेजेस ईरान में आग की तरह फैल रही थी। जनवरी 1979 में शाह अपने ख़ानदान के साथ ईरान छोड़कर अमेरिका भाग गया और कुछ ही हफ्तों बाद आयतुल्लाह खुमैनी वापस ईरान आ गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशन कामयाब हो गई और नई हुकूमत आ गई। लेकिन गुस्सा यही ख़त्म नहीं हुआ। फिर 4 नवंबर को हज़ारों लोग तेहरान में अमेरिका की एम्बेसी के बाहर जमा हो गए और फिर उन्होंने एम्बेसी पर हमला कर दिया। दीवारें तोड़ दी गई, अंदर घुस गए और 66 अमेरिकन सिटीजन को हॉस्टेजेस बना लिया। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और सख्त कंट्रोल में रखा गया। लोगों का डिमांड अमेरिका से सिंपल थी, शाह को वापस ईरान भेजो ताकि उसे सजा दी जा सके। लेकिन शाह उस वक्त अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था और अमेरिका उसे रिटर्न नहीं कर सकता था। यहाँ से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस शुरू हो गया। उस वक्त के अमेरिका के एक प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एक पॉलिटिकल प्रेशर में फंस चुका था। पूरी दुनिया की नज़र इस क्राइसिस पर थी। रोज़ नए नए ईरानी लोगों की धमकियाँ अमेरिका के पास आती थी। कभी हॉस्टेजेस को मारने की धमकी, तो कभी गुस्से वाली हुजूम की, जो अमेरिका फ्लैश जलाकर गुस्से दिखाते थे। सिचुएशन अनस्टेबल थी कि लगता था कि किसी भी वक्त सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इस पूरे हलचल के बीच एक ऐसी बात थी जो किसी को पता नहीं थी, ना ईरानियन अथॉरिटीज को और ना मीडिया को। जब गुस्से से भरी हुई भीड़ अमेरिका एम्बेसी के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस रही थी, उस वक्त हुजूम के दरमियान 6 अमेरिकन डिप्लोमेट्स पिछले दरवाजे से निकलने में कामयाब हो चुके थे। वो तेहरान की गलियों में चुपते चुपते भागे। हर मोड़ पर खतरा था, शहर उनके लिए एक ट्रैप बन चुका था। आखिरकार उनकी मदद कैनेडियन डिप्लोमेट्स ने की और यहाँ से एक सीक्रेट रेस्क्यू चेन शुरू होती है। ये 6 लोग अब छुप कर कैनेडियन एम्बेसडर के घर में रह रहे थे, लेकिन बाहर सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस होती जा रही थी। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पूरे शहर को ब्लॉक बाय ब्लॉक चेक कर रहा था। हर घर, हर शख्स और एम्बेसी के पेपर्स को दोबारा जोड़ा जा रहा था। उन डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन रिकवर की जा रही थी और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ईरानियन गार्ड्स को शक होने लगता है कि कुछ अमेरिकन लोग मिसिंग हैं। और जल्द ही उनके चेहरे तेहरान की हर गली और हर दीवार पर नजर आने लगी। अब हालात ये थे कि गली में कदम रखना भी मौत को दावत देने जैसा बराबर था। इसी दौरान एक खुफिया मैसेज अमेरिका तक पहुंचा। CIA को पता चल गया कि 6 अमेरिकन डिप्लोमेट्स बच निकले हैं और फिलहाल वो कैनेडियन एम्बेसडर के घर में छुपे हुए हैं। खबर एक तरफ उम्मीद की किरण भी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक नई मुश्किल भी। अब सवाल यह था कि उन्हें ईरान से जिंदा बाहर कैसे निकाला जाए। CIA इन 6 डिप्लोमेट्स को ईरान से निकालने के लिए हर मुमकिन प्लान पर गौर कर रही थी। एक के बाद एक
एक तजवीज़ सामने आती, लेकिन हर प्लेन कामयाबी से ज़्यादा मौत का ख़तरा लगता था। क्या उन्हें इंग्लिश टीचर्स बनाकर बाहर निकाला जा सकता है? नहीं, यह मुमकिन नहीं था। तमाम इंटरनेशनल स्कूल्स पहले ही बंद हो चुके थे। क्या उन्हें ज़राअत का निगरान बना दिया जाए? यह भी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि मुल्क इनकलाब की आग में जल रहा था और लोग फसल की देखभाल में नहीं थे। लेकिन हर प्लेन में बहुत ज़्यादा रिस्क था। तब CIA के कोवर्ट ऑपरेशन एक्सपर्ट टोनी मेंडेस ने कहा, अमेरिकन के इन 6 डिप्लोमेट्स को हॉलीवुड की फिल्म बनाने वाली टीम बना दिया जाए। उनको ऐसा दिखाया जाए कि वो तेहरान में एक साइंस फिक्शन मूवी शूट करने आए हैं। सिक्योरिटी वाले उनको रियल फिल्म क्रू समझेंगे, जासूस नहीं। टोनी का प्लान सिंपल भी था और बहुत स्मार्ट भी। ऑफिसर टोनी ने कहा कि अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को छुपाना हो तो उसे सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली जगह पर रख दो। अब वो उन डिप्लोमेट्स को मूवी प्रोड्यूसर्स और फिल्म क्रू बनाना चाहता था। जो लोग असल में फंसे हुए थे उनको ऐसा दिखाया जाना था कि वो हॉलीवुड से आए हैं। अब सिर्फ कहानी बनाना काफ़ी नहीं थी। टोनी जानता था कि अगर इस प्लेन को कामयाब बनाना है तो हर छोटी डिटेल को हकीकत जैसे दिखाना होगा। इसी मकसद के लिए वो लॉस एंजलिस गया, जहां हॉलीवुड के दुनिया भर फिल्में बनती हैं। वहाँ उसने फिल्म इंडस्ट्री के चंद लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपना अनोखा प्लान बताया। फिर मिलकर उन्होंने फेक फिल्म प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू किया। फिल्म का नाम रखा गया आर्गो। उन्होंने मिलकर इस फेक मूवी आर्गो को इतना रियल बना दिया कि अगर कोई चेक करे तो सब कुछ असली लगे। फेक प्रोडक्शन कंपनी का ऑफिस तैयार किया गया, फिल्म की स्क्रिप्ट प्रिंट करवाई गई, बिजनेस कार्ड्स बनवाए गए और यहाँ तक कि ट्रेड मैगजीन्स पर आर्गो के एड्स भी छपवाए गए। फेक मूवी पोस्टर्स हर जगह नजर आने लगी। इतनी डिटेल के साथ एक कवर तैयार किया गया कि अगर कोई जर्नलिस्ट या ईरानियन ऑफिशियल इस फिल्म के बारे में तहकीक करता तो उसे हर जगह यही सबूत मिलता कि आर्गो वाकई एक स्की-फाई हॉलीवुड मूवी है जो प्रोडक्शन में है। टोनी का प्लेन तैयार था। अब उसे तेहरान जाकर उन 6 अमेरिकन को इस फेक मूवी के कैनेडियन फिल्म क्रू के मेंबर्स बनाना था। जनवरी 1980 में टोनी मेंडेस एक फेक आइडेंटिटी के साथ तेहरान का फ्लाइट पकड़ा और चला गया तेहरान। जब यह तेहरान पहुंचा तो वो कैनेडियन डिप्लोमेट्स के घर में छुपे हुए 6 अमेरिकन से मुलाकात की। अब तक फेक मूवी आर्गो तैयार हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट्स रेडी थी, कैनेडियन पासपोर्ट्स भी मौजूद थी और कवर स्टोरी भी पूरी तरह से बन चुकी थी। लेकिन एक मसला था, ये 6 लोग डिप्लोमेट्स थे, एक्टर्स नहीं। अगर एयरपोर्ट पर किसी ईरानियन ऑफिसर ने फिल्म के बारे में कोई भी अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ लिया तो पूरा मिशन वहां खत्म हो सकता था। इसीलिए टोनी ने सबसे पहले उन सब के लिए नई आइडेंटिटीज तैयार की। किसी को प्रोड्यूसर बनाया गया, किसी को स्क्रीन राइटर, किसी को डायरेक्टर और किसी को लोकेशन स्कॉट। हर शख्स को उसका नया नाम, बैकग्राउंड और फिल्म में अपना रोल याद करवाया गया। उसके बाद टोनी ने उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो रोज घंटों प्रैक्टिस करते और एक ही सवाल बार बार दोहराया जाता, हम ईरान क्यों आए हैं, हम किस फिल्म पर काम कर रहे हैं, फिल्म की स्टोरी क्या है और हम वापस कनाडा क्यों जा रहे हैं। टोनी उनसे इतनी रिहर्सल करवाता रहा कि उनके जवाब बिल्कुल नेचुरल लगने लगा। अब उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट्स थी, फेक मूवी के डॉक्यूमेंट्स थी और एक ऐसी कवर स्टोरी थी जो देखने में पूरी तरह हकीकत लगती थी। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। उनके तेहरान एयरपोर्ट से गुजरना था, जहां एक छोटी सी गलती भी उन सबको गिरफ्तार करवा सकती थी। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। अगर वह किसी एक ऑफिसर को भी शक हो जाता तो टोनी और वो 6 लोग फौरन गिरफ्तार हो सकते थे। सुबह का वक्त था। टोनी मेंडेस और 6 अमेरिकन अपनी फेक कैनेडियन फिल्म क्रू आइडेंटिटी के साथ तेहरान एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हैं। सबके पास कैनेडियन पासपोर्ट थी। सबने अपनी कवर स्टोरी याद रखी थी कि हम हॉलीवुड की फिल्म आर्गो की लोकेशन स्कॉट्स के और ईरान में शूटिंग लोकेशंस देखने आए थे। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अगर किसी ऑफिसर ने ज़्यादा सवाल कर लिया, अगर किसी ने पासपोर्ट्स में कोई गलती पकड़ ली, अगर किसी ने फिल्म के बारे में डिटेल पूछ ली तो पूरा ऑपरेशन वही ख़त्म हो सकता था। इमिग्रेशन काउंटर पर ऑफिसर्स ने पासपोर्ट से किए, कुछ सवाल किए गए। टोनी और उसकी टीम से ने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश की। हर सेकंड घंटों जैसे लग रहा था। फिर एक एक करके पासपोर्ट्स पर एग्जैक्ट स्टैंप लगने लगा। सबसे मुश्किल मरहला पार हो गया, लेकिन अभी भी वो ईरान से बाहर नहीं निकले
निकले थे। जब तक प्लेन जमीन से ऊपर नहीं उठता तब तक खतरा मौजूद था। ये पूरी टीम प्लेन में बैठ गई और प्लेन रनवे पर चला। सब चुप थे और इंतजार कर रहे थे। फिर वो लम्हा आया, प्लेन ने उड़ान भर ली। जब ईरान की सरजमीन नीचे रह गई तब टोनी और उन 6 अमेरिकन को यकीन हुआ कि वो बच गए। जब ये 6 अमेरिकन तेहरान से निकलकर सेफली यूरोप पहुंच गए तब जाकर दुनिया को पता चला कि ईरान के अंदर एक सीक्रेट रेस्क्यू मिशन चल रहा था। ईरानियन अथॉरिटीज को बाद में एहसास हुआ कि जिन लोगों को वो ढूंढ रहे थे वो उनकी नजरों के सामने से निकल चुके थे। रिपोर्ट से भी बताती है दोस्तों कि ईरानियन ऑफिसर्स ने इस पर गुस्सा भी जाहिर किया और कनाडा पर इल्जाम लगाया कि उसने अमेरिकन को छुपाकर ईरान से निकालने में मदद की। उस वक्त के एक कंट्रोवर्शियल फॉरेन मिनिस्टर सादिक कुतुबज़ादा ने वार्निंग भी दी कि कनाडा को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। Any change or the hardness or the harshness which may be imposed on the hostages, it's only the government of Canada who is going to be responsible for it. लेकिन उस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका था। प्लेन ईरान की सरहद से बाहर निकल चुका था। फेक फिल्म क्रू गायब हो चुकी थी और ऑपरेशन आर्गो कामयाब हो गया। इस पूरे मिशन की कामयाबी के पीछे एक शख्स का दिमाग, हिम्मत और प्लानिंग थी, टोनी मेंडेस। जब दुनिया को यह मिशन नामुमकिन लग रहा था, टोनी ने एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसे लगता था। उसने फेक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, फेक मूवी तैयार की, नई आइडेंटिटीज क्रिएट की और अपनी जान को खतरे में डालकर तेहरान तक गया। अगर उसकी प्लानिंग में जरा सी भी गलती हो जाती तो ना सिर्फ पहुंचे अमेरिकन पकड़े जाते बल्कि टोनी खुद भी ईरान में पड़ सकता था। लेकिन ऑपरेशन आर्गो की कामयाबी के बावजूद ईरान होस्टेजेस क्राइसिस अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जब टोनी मेंडेस उन 6 अमेरिकन को ईरान से निकाल रहा था उस वक्त 20 दर्जनों अमेरिकन ईरानियन कैद में मौजूद थी। असल में एम्बेसी पर हमले के बाद कुल 66 अमेरिकन होस्टेजेस बनाए गए थे। बाद में ईरान ने कुछ अवरत और अफ्रीकन और अमेरिकन स्टाफ समेत 14 लोगों को रिहा कर दिया गया। बाकी 52 अमेरिकन अब भी कैद थी। अमेरिका ने उन्हें बचाने के लिए एक खुफिया मिलिट्री रेस्क्यू मिशन भी लॉन्च किया, लेकिन ख़राब मौसम और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यह ऑपरेशन नाकाम हो गया। नतीजा यह निकला कि ये 52 होस्टेजेस मज़ीद 444 दिन तक ईरान में कैद रहे। आखिरकार जनवरी 1981 में तवील सियासी मुज़ाकरात के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और वो अपने घर वापस लौट गए। मतलब जहाँ ऑपरेशन आर्गो ने इन 6 डिप्लोमेट्स को एक हॉलीवुड स्टाइल प्लेन के जरिए बचा लिया, वही बाकी 52 अमेरिकन को आज़ादी मिलने के लिए 444 दिन तक इंतजार करना पड़ा। शुक्रिया एवरीवन, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।